सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। दोस्तों, यहाँ पर आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने हिंदी में प्रथम पढ़ा था, अब सही मायने पर हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो अब स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी से। और यहाँ पर भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा, हिंदी भाषा सभी लोगों को पता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? बताओ, हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? एक क्वेश्चन कई बार आता है कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे, हिंदी को किस वर्ग में रखोगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या फिर किस वर्ग में रखोगे? बताइए। राजभाषा के वर्ग में, बहुत बढ़िया। तो याद रख लेना, हिंदी क्या है? राजभाषा है। इसे राष्ट्र भाषा बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे आंदोलन हुए, है ना, लेकिन इसे पूरे राष्ट्र की भाषा नहीं बनाया गया। राष्ट्रभाषा मतलब होता है कि पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा, वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। लेकिन आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया, उसे इस प्रकार का दोस्तों कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब अपन भाषा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा, भाषा मतलब ये नहीं है कि हिंदी भाषा ही है, अंग्रेजी भाषा भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, कोई भी भाषा मतलब कोई भी भाषा। ठीक है, अपनी भी एक हिंदी भाषा है ना, अंग्रेजी है, उर्दू है, फ्रेंच है। तो ये भाषा से यहां पर तात्पर्य कोई भी भाषा। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? पिछली बार एमपी टेट में एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आयोग ने गलत मान लिया था, गलत माना था दोस्तों, है ना। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, ये अपन को याद रख लेना, जिसका अर्थ होता है बोलना, बताना या फिर व्यक्त वाणी। ठीक है, तो भाष कैसा लिखा जाता है? भाष देख लो, भाष इस प्रकार से लिखा जाता है, भा में आ की मात्रा भा, षटकोण वाला सा और हलंत भी लगा है, सा में हलंत लगा है। तो ये वाला जो भाष है ये भाष धातु से बना है, भाषा शब्द। ठीक है, ये सभी को पता होनी चाहिए। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी हजार? 3000 भाषाएं बोली जाती है विश्व में। और भाषा का सबसे प्राचीन रूप मिलता है ऋग्वेद संहिता में। अब क्वेश्चन अगर मिले कि भाषा का सबसे प्राचीन रूप कहां मिलता है, तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद, आपने वेद पढ़े होंगे, कितने वेद? 4 वेद पढ़े होंगे। 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद संहिता में भाषा का सबसे प्राचीन रूप प्राप्त होता है। और विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो वो है पाली, जिसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो प्रथम देश भाषा कौन सी है? बोले प्रथम, भारत की प्रथम देश भाषा को पाली। बोले हमने पा लिया? बोले सर भारत की प्रथम देश भाषा को पाली। तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, जिसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषा तथा 544 बोलियां हैं। 179, ये क्वेश्चन और ये डाटा भी आपको याद होना चाहिए। 179 भाषा है और 544 बोलियां हैं। कहां पर? भारत में। ठीक है, एक एक चीज, एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य आपको यहां पर कराया जाएगा। ये भाषा के बारे में अपन पढ़ रहे, है ना। तो आपसे यहां से कई क्वेश्चन यहां से बन गए दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, लिख रहे हो तो लिखते भी जाना। ठीक है,
तो जॉर्ज ग्रियर्सन को भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 179। 179, ठीक है, 179 अपन को याद रख लेना, ठीक है। तो 179, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है, भारतीय भाषा दिवस। वो हिंदी वाला अलग है ना, हिंदी दिवस, ये भारतीय भाषा दिवस। भाषा मतलब भारत की जितनी भी भाषा है वैसा दिवस, है ना। तो यहां पर 179 भाषा और 544 बोलियां, ये कहां पर बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती हैं। किसने कहा है ये? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाषा की प्रथम एवं छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। द्वितीय इकाई कौन सी है? शब्द। तृतीय तथा सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। यहां से भी कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर होता है ध्वनि। लेकिन यहां पर भी दोस्तों कंफ्यूज हो जाते कई लोग, ध्वनि और वर्ण में, ध्वनि और वर्ण में। तो ये चीज भी आपको समझना है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, है ना। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। द्वितीय, और आपसे क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? सार्थक। तो सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाए कि भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ऑप्शन में ध्वनि लिखा होगा तो ध्वनि लगा देना। फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो मौखिक इकाई ध्वनि, स्वनिम भी कहा जाता है इसे, स्वनिम। तो स्वनिम भी आपको कई बार ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। फिर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक। तो सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द। शब्द याद रख लेना, है ना। और सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वाक्य। वाक्य याद रख लेना। और कई वाक्यों को मिलाकर के एक भाषा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये अपन को पता चल गया। और उसके बाद यहां पर अपन देखेंगे मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? मौखिक रूप से हुई है। यानी कि सबसे पहले अपन ने बोलना सीखा और उसके बाद लिखना सीखा, ठीक है। सबसे पहले बोलना सीखा है, उसके बाद लिखना सीखा। तो मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? मौखिक रूप से हुई है, ठीक है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक कार्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया था? हॉर्नले ने किया था। ये पिछली बार एमपी टेट में क्वेश्चन आया था दोस्तों, पिछली बार आया था कि सबसे पहले आधुनिक कार्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले आधुनिक कार्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? तो उत्तर होता है हॉर्नले ने किया, है ना। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती दोस्तों। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? तो क्या उत्तर बताओगे कि सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है वो हॉर्नले महोदय ने किया, हॉर्नले, ठीक है। उसके बाद आता है श्याम सुंदर दास के शब्दों में बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय और घरू। बोली से है जो तनिक भी साहित्यिक भी, है ना, और साहित्यिक नहीं होती और बोलने के मुख में ही रहती है ना। इस प्रकार से दोस्तों ये श्याम सुंदर दास ने बोली से अलग अलग इन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए हैं बोली के बारे में। लेकिन उसके बाद यहां पर साहित्यिक श्रेष्ठता एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति माध्यम के कारण कोई बोली भाषा बन जाती है। जैसे मैथिली बोली, ये क्या बन गई? भाषा बन गई। इसमें क्या हो गया? साहित्य लिखा जाने लगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया?
दोस्तों साहित्य लिखा जाने लगा इसमें। तो ये मैथिली क्या बन गई? भाषा बन गई। अब मैथिली आपको बताना है कि ये किस उपभाषा से निकली हुई मानी जाती है। मैथिली किस उपभाषा से इसका विकास हुआ है? बताइए, मैथिली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? बताओ, किस उपभाषा से मैथिली का विकास हुआ? स्मित ठाकुर जी, तो मैथिली का विकास हुआ है किस उपभाषा से? बिहारी हिंदी, है ना? बिहारी हिंदी से हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। और बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो यहां से उपभाषा पूछा था, तो उपभाषा आपको क्या लगाना था? बिहारी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी से कौन कौन सी लिखी थी? बिहारी के भोजन में एक मग मैथी डाल दो, है ना? तो बिहारी के भोजन में, भोज से भोजपुरी, है ना, एक मग, मग से मगही, मैथी से मैथिली, ये 3 बोलियां निकली थी दोस्तों। कैसे? बिहारी हिंदी से, ठीक है। तो ये अपन को याद रख लेना। अभी अपन ने बोली के बारे में पढ़ा, तो बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, है ना। और बोली में कोई साहित्य की रचना नहीं होती, ठीक है। वो क्या कहलाती? बोली कहलाती है। उसके बाद आती है विभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, बोली का क्षेत्र क्या हो जाए? बढ़ जाए, अर्थात है एक प्रांत या उप प्रांत में बोली जाने लगे, तो विभाषा कहलाने लगती है। इसमें साहित्य की रचना भी दोस्तों की जाती है। काय में? विभाषा में। बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, एक प्रांत, एक पूरे प्रांत में बोली जाने लगी, उप प्रांत में बोली जाने लगी, तो वो क्या कहलाएगी? विभाषा कहलाएगी। इसमें साहित्य की रचना भी हो सकती है दोस्तों विभाषा में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा अपने परिवार तथा समाज के बीच में रहकर जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मातृभाषा दिवस मनाया जाता है ना। आपको पता है कौन से संविधान के अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए? बताओ, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? प्राथमिक शिक्षा, जिसे अनिवार्य शिक्षा कहा जाता है, उसे मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए जल्दी से। 21 फरवरी क्वेश्चन आएगा कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताओगे कि सर मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस। अब आपसे मैंने अनुच्छेद पूछा है ना। ये 343 नहीं, 343 में नहीं कहा गया। बताइए, किसमें कहा गया? आकांक्षा गुप्ता जी, 350 का में, 350 का, 350 का में कहा गया है प्राथमिक या अनिवार्य शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। मातृभाषा में प्राथमिक या अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया अनुच्छेद के, है ना, 350 का में। 350 का आपको पता है कि 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद में हिंदी भाषा से संबंधी क्या है? प्रावधान है दोस्तों। 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। तो 350 का में कहा गया कि जो प्राथमिक या अनिवार्य शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। तो 350 का याद रख लेना। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताओगे? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। उसके बाद है परिनिष्ठित भाषा। व्याकरण संबंधित भाषा को ही परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसे प्रांजल भाषा भी कहते हैं। काय को? परिनिष्ठित भाषा। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है,
परिनिष्ठित भाषा किसे कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा, शिव कुमार जी, परिनिष्ठित भाषा किसे कहा जाता है? तो परिनिष्ठित भाषा अपन को याद रख लेना है कि व्याकरण सम्मत भाषा को क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा। और परिनिष्ठित भाषा को प्रांजल भाषा भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना अपन को। परिनिष्ठित भाषा को क्या कहा जाता है? प्रांजल भाषा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा। दूसरे शब्दों में जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने का कार्य करे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली एवं समझे जाने वाली किसी देश की राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं भावनात्मक चेतना उद्भाषित करती है। ठीक है, तो आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है भारत में तो वो बोली जाती है हिंदी, है ना। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास दोस्तों बहुत चला और चल भी रहा है ना, हिंदी प्रेमी लोगों के द्वारा। ठीक है, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसको संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया इससे संबंधित कि हिंदी राष्ट्रभाषा है ना, इस प्रकार से। बाकी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के तहत, है ना, ये भी अपन को याद रख लेना। तो इतनी चीजें आपसे दोस्तों पूछ ली गई हैं, इतनी चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित, है ना। मौखिक और लिखित, बोले सर एक इशारे वाला भी होता है, मौखिक और लिखित, है ना। कई लोग इशारे में भी समझ जाते हैं, बोले अगर उठना होगा बोले ऐसे कर देंगे सारे, है ना। बोले सर इशारे वाली भाषा तो गोले ही हो गई, लेकिन यहां पर भाषा के दो रूप माने गए मूल रूप से, मौखिक और लिखित। लेकिन सबसे पहले भाषा का कौन सा रूप आया? मौखिक आया, फिर कौन सा आया? लिखित। ठीक है, तो याद रख लेना, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। यानी कि अपन बोलते हैं ना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है? ध्वनि। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है? वर्ण। लिखित, ठीक है, लिखित अपन को याद रख लेना है, ये भी याद रख लेना है, वर्ण, वर्ण याद रखोगे, ये ध्वनि और ये वर्ण। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने भाषा के बारे में पढ़ी। अभी अपन काय के बारे में पढ़ रहे थे? भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, केवल भाषा के बारे में। और यहां से लगभग दोस्तों आपके जितने आपने पढ़ा है, परीक्षाओं में आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इतने ही में 2-3 क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम हो, इतना जितना आपने पढ़ा इतने में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक 2-3 क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, मैं जिससे पूछूं उसी को बताना है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आपको सभी लोगों को बताना है ना, सभी लोगों को नहीं, मतलब मैं जिससे पूछूं उसको बताना है। ठीक है, केवल एक व्यक्ति को बताना है, या 3 या 4 नाम ले ले रहा हूं, 4 नाम ले ले रहा हूं, 4 लोगों को बताना है। ठीक है, 4 लोग ये बताएंगे। ठीक है, 4 लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण हार्नले महोदय ने कब किया? बताना है 4 लोगों को, आरती वर्मा, आकांक्षा गुप्ता, संगीता सीनू जी और अस्मित ठाकुर। ये 4 लोगों को बताना, 4 लोग ही बताएंगे। सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले महोदय ने कब किया? हार्नले महोदय ने कब किया? बताओ, हार्नले महोदय ने कब किया? 4 लोगों को बताना, फटाफट से बता दो जल्दी से। आपको पता ही चल गया कि आधुनिक आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण हार्नले महोदय ने किया था, लेकिन कब किया था ये आपको बताना है। चलिए बताओ, जल्दी से बताइए फटाक से।
चार लोग फटाफट बताओ। दूसरा क्वेश्चन तैयार है जब तक। फटाफट बताइए, फटाफट। बताओ। जल्दी से बताना है। रमा शर्मा जी आपसे तो पूछा ही नहीं था। आरती जी ने बताया 1880, संगीता जी ने 1888 बताया, आकांक्षा गुप्ता जी ने बताया नहीं पता। ठीक है, वेरी गुड। तो वेरी गुड। तो आपको यहां पर ये चीज याद रखना है, ध्यान देना है इन चीजों को। यही तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग कितना ध्यान दे पाते हो। आधुनिक के देखो 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हॉर्नले ने किया है। लेकिन मुझे ये अच्छी ट्रिक मिल गई कि आप लोग कितना पढ़ पा रहे हो। अच्छी ट्रिक मिली मुझे पूछने की, तुरंत फुरंत कितना कैप्चर कर पा रहे, ध्यान कहाँ है आप लोगों का, है ना। वास्तव में देख रहे हो मोबाइल में कि नहीं देख रहे हो। मुझे बहुत बढ़िया ट्रिक मिली है ये कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तो 1880, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं रहे ध्यान से। 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हॉर्नले ने किया है। किसने किया? हॉर्नले ने। कब किया? 1880 में। अब आपको बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में? बताना है। अर्चना शुक्ला जी, रागनी वर्मा जी 2, है ना, अनु बालिया जी 3 और प्रदीप पाठक जी 4। ये 4 लोगों को बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। बताओ जल्दी से, बताइए फटाफट से, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जिनके नाम लिए गए वो बस बताएंगे पहले। बताओ जल्दी से बताइए, जिनके नाम लिए गए वो बस बताना है। देखो यहां पर तो पूरा यही तो गड़बड़ कर दिया, अनुशासनहीनता बहुत है अपने ग्रुप में। ये भी मुझे देखने को मिल जाता है कि अनुशासनहीनता बहुत है। देखो शिव कुमार, मीनाक्षी, रागनी जी जी अनुशासन टारगेट जी, अनुशासनहीनता कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, धन्यवाद आप लोगों को। 179 भाषा, देखो 179 भाषा बोली जाती हैं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। 544 बोलियां। ठीक है, अनुशासनहीनता जो करेंगे उनसे मैं पूछूंगा ही नहीं, कभी नहीं पूछूंगा। ठीक है, देख लेना, अब जो भी करना हो करो। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं हम। ठीक है, आपको बताना है मातृभाषा, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 लोगों को बताना है। पार्वती जी को बताना है ना, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इंदिरा रेखा जी को बताना है ना, और ठीक है अर्चना लोधी जी को बताना है, भावना गंगवार जी को बताना है। 4 लोगों को बताना है कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस 4 लोगों को बताना है। 4 लोगों को मातृभाषा दिवस जिनके नाम लिए गए वो बस बताएंगे। मातृभाषा दिवस, देखो इंदिरा रेखा जी गलत बता रहे हैं, 11 दिसंबर बता रहे हैं। मैं मातृभाषा दिवस पूछ रहा हूं। यही तो गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। मुझे पता चल रहा है यहां से पूरा पूरा का पूरा पता चल रहा है कि सर हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं पढ़ो ध्यान से, पढ़ तो रहे हैं लेकिन ध्यान से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे।
कितनी बार यहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी, ये देखो 21 फरवरी, 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। बाकी अनुशासनहीनता बहुत है अपने ग्रुप में। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जब मेरी ही नहीं मानते आप लोग, अब किसकी मानोगे? नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में पढ़े। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से पढ़ो, जो भी बैठे हो ध्यान से पढ़ना है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में अब अपन को पढ़ना है, हिंदी भाषा और उद्भव का विकास। ठीक है, उसके बाद भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। किसके आगमन से भारत में भाषा का विकास, किसके आगमन से माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों आगमन से माना जाता है। किसके आगमन से? आर्यों के आगमन से। आर्यों के आगमन से, आर्यों के साथ जिस भाषा का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं, संस्कृत। और आर्य भारत में मध्य एशिया से सिंधु द्वार भारत के पंजाब प्रांत में बसे। संस्कृत से जो भी भाषा का विकास हुआ उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं? जिनका विकास संस्कृत से हुआ, है ना। जिन भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है उन भाषाओं को क्या कहते? भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। क्या कहते? भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? क्वेश्चन आता है भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में। आर्य भाषा तो आपको पता चल गया कि आर्य भाषा क्या है, ये चीज आपको पता चल गई कि भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से हुआ, और आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम था संस्कृत। और संस्कृत से जिन भाषाओं का विकास हुआ उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। आर्य भाषा कहा जाता। और भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग यहां अपन को याद रख लेना। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद यहां पर देखते हैं, यहां पर आते हैं वो 3 भाग कौन कौन से वो 3 भाग हैं उसके बारे में अपन को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? पता चल गया कि भारत में भाषा का विकास कैसे हुआ? आर्यों के आगमन से हुआ। ठीक है, भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम क्या है? संस्कृत। और संस्कृत से जिस भाषा का विकास हुआ, है ना, उसे क्या कहते हैं? भारतीय आर्य भाषा। और भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सी हैं 3? एक तो है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरी है आधुनिक आर्य भाषा। और आपको पता है कि सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था किसने? हॉर्नले ने किया था। कब किया था? 1880 में किया था। किसने? हॉर्नले महोदय ने। ठीक है, तो यहां पर प्राचीन आर्य भाषा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा का जो काल माना जाता है दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्या कहलाती है? प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, ये प्राचीन आर्य भाषा में अपन को याद रख लेना है। ये में दोस्तों आपकी, है ना, कौन सी है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये काय के अंतर्गत आती हैं? प्राचीन आर्य भाषा। क्योंकि आपको पता है कि आर्य जब भारत आए तो आर्यों के भारत आगमन के साथ ही भाषा का विकास हुआ, और भाषा का विकास हुआ उस भाषा का नाम था संस्कृत। और संस्कृत में दोस्तों आपको पता है कि इसे प्राचीन आर्य भाषा के रूप में कहा गया। लेकिन प्राचीन आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया। प्राचीन आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ये चीज आपने समझ ली कि प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, ये 3 चीजें आपने समझ ली होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को एक एक समझना है कि प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो प्राचीन आर्य भाषा, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक भाग है वैदिक संस्कृत और इसका दूसरा भाग है लौकिक संस्कृत। काय को? प्राचीन आर्य भाषा को। तो वैदिक संस्कृत का जो समय माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है,
1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में काय की रचना हुई? वेदों की रचना हुई। वेद, वेद कितने माने गए? 4 वेद माने गए। 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? नाम बता दो जरा, कौन कौन से वेद हैं 4? और जल्दी से बताओ। भरत मुनि ने पंचम वेद, पंचम वेद के लिए आपको उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ने पंचम वेद के लिए अभिनय किस वेद से लिया है? बताओ। अभिनय, अभिनय कहां से लिया? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। अभिनय किस वेद से लिया है? ये भी आप बता देना। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अभिनय कहां से लिया है ना? नाटक नामक पंचम वेद के लिए अभिनय कहां से लिया? बताओ कहां से लिया, बता दो। जब नाटक अब मैं पढ़ा रहा था, ये पिछली बार टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभिनय किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अभिनय कहां से लिया गया? अभिनय बताना है कहां से लिया गया? यजुर्वेद से लिया गया क्या, या सामवेद से लिया गया? जल्दी से बताना है। तो बहुत सारे लोग बता रहे कि सर अभिनय लिया गया यजुर्वेद से, कुछ लोग बता रहे हैं सामवेद से। सामवेद से क्या लिया गया? संगीत, है ना। और यजुर्वेद से क्या लिया गया? अभिनय, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो सभी लोग इन चीजों को याद रखें। जो सामवेद बता रहे हैं ना अभिनय के लिए, है ना, उसको थोड़ा सा सुधार लें। अब आपको पता चल गया कि सर, है ना, वेद कितने होते हैं? 4। और ये वेदों की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, है ना। तो ये जो वेद रचे गए वो निश्चित तौर पर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए होंगे वेद, है ना। तो अब इनकी भाषा किस में हुई है? संस्कृत में हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया कि सर आपने देखा कि आधुनिक आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तब प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अगर क्वेश्चन आ गया कि प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो क्या बताओगे? प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो आप क्या बताओगे कि सर प्राचीन आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में कौन कौन? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, तो लौकिक ग्रंथ, लौकिक संस्कृत में काय की हुई है? ग्रंथों की रचना हुई है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे दोस्तों। तो वैदिक संस्कृत में काय की? ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, तो आपको याद रख लेना कि प्राचीन आर्य भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब अपन को याद रख लेना है दोस्तों कि जब यहां से लौकिक संस्कृत थोड़ी सी क्या होगी? बिगड़ेगी, बोलचाल की भाषा बनेगी, बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, तब ये लौकिक संस्कृत किस रूप में पहुंचेगी? इस रूप में पहुंचेगी, पाली के रूप में। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? चलिए बताइए, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? अब अपन को मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में अपन को पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहां पर आएंगे कि सर मध्यकालीन आर्य भाषाओं को बांटा गया कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया मध्यकालीन आर्य भाषाओं को। ठीक है, तो आपको पता है भारत की प्रथम देश भाषा है कौन सी? पाली। पाली याद रख लेना। और पाली में, है ना, बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, बौद्धों की भाषा थी क्या?
पाली। ठीक है, तो पाली अपन को याद रखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। और क्वेश्चन अगर आ गया कि मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना है 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो अपन को याद रख लेना कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, अवहट्ट नहीं, अवहट्ट तो अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है, अपभ्रंश का एक बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये 3 है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक, 1 ईसवी तक, ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक। ठीक है, प्राकृत का समय 1 ईसवी से 500 ईसवी तक, ये क्या है? प्राकृत। ठीक है, अपभ्रंश 500 ईसवी से 1000 ईसवी तक, ये अपभ्रंश। उसके बाद 900 से 1100 ईसवी दोस्तों ये अवहट्ट का समय माना जाता है। और आपको पता है कि अपभ्रंश के अवहट्ट रूप से हिंदी का क्या हुआ है? उदय हुआ है। अवहट्ट रूप से, अपभ्रंश के किस रूप से हिंदी का उदय हुआ है? ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो अपभ्रंश के अवहट्ट रूप से हिंदी का उदय माना जाता है ना, अपभ्रंश के अवहट्ट रूप से। ठीक है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली का समय क्या है? 500 से 1 ईसवी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी। प्राकृत का है 1 ईसवी से 500 ईसवी। ठीक है, अपभ्रंश का 500 ईसवी से 1000 ईसवी, और फिर अवहट्ट का 900 से 1100 ईसवी। तो ये 3 भाग आपको पता चल गया, अच्छे से याद कर लेना। फिर आती है दोस्तों अपनी कौन सी? ये आती है आधुनिक आर्य भाषा। और आपको पता है कि सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था हॉर्नले महोदय ने 1880 में। ठीक है, और आधुनिक आर्य भाषा की बात करें तो हिंदी 1000 ईसवी से आज तक ये आधुनिक आर्य भाषा ही चल रही है। तो आपको यहां से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से हुआ। और आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम था संस्कृत। संस्कृत से जिन भाषाओं का विकास हुआ उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। और भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत, फिर 500 ईसा पूर्व से दोस्तों, ठीक है, ये 2 भाग हो गए। फिर आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक। ठीक है, फिर 1 ईसवी से दोस्तों आपका आता है कहां तक? प्राकृत का समय 500 ईसवी तक, प्राकृत का। ठीक है, 1 ईसवी से 500 ईसवी तक। फिर 500 से लेकर के 1000 ईसवी तक आता है अपभ्रंश। और आपको पता है कि 900 से लेकर के 1100 का समय अवहट्ट का भी माना जाता है। और 1000 ईसवी के बाद का जो समय है वो माना जाता है क्या? आधुनिक आर्य भाषा। तो ये आपको ये मौखिक याद होना चाहिए, पूरा का पूरा मौखिक याद होना चाहिए, पूरी की पूरी संरचना ये मौखिक आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। कल का आपका होमवर्क ही यही है ना? कल का आपका होमवर्क है आधुनिक आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ, इनकी ये पूरी जो संरचना है, पूरा का पूरा आपको मौखिक, अगर मैं आपसे पूछूं तो मौखिक रूप से आप बता दो मुझे, है ना? इस प्रकार से याद होना चाहिए कि सर भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से हुआ। आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम था संस्कृत। संस्कृत से और भी अन्य भाषाओं का विकास हुआ, उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। और भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। और आधुनिक आर्य भाषा का सबसे पहले वर्गीकरण किया था 1880 में, किसने? हॉर्नले महोदय ने किया था। अब यहां से आपको ये चीजें सारी की सारी पता होनी चाहिए। कल क्लास नहीं होगी, ये कल का आपका होमवर्क है, इसको आपको याद करना है, सभी लोग याद करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है और जितना भी आज मैंने पढ़ाया इसको याद कर लेना। मैंने देखा है कि आप लोग घर में बैठे हो ना, मोबाइल चला रहे हो, इधर उधर ध्यान ज्यादा जा रहा है। छत पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, सोफा पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो,
यहां वहां ध्यान ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद नहीं कर पा रहे, मैंने देख लिया है ना। और अनुशासनहीनता भी अपने ग्रुप के लोगों में है। थोड़ा सा अनुशासन में भी रहना है, संयम बना के भी रहना है और पढ़ाई भी करना है। मैंने देख लिया है बहुत सारे साथियों को और आगे भी देखेंगे। तो अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब सोच लेना, अब डंडे पड़ने वाले आप लोगों को बहुत बेइज्जती करेंगे ग्रुप में हम, आप लोगों की बेइज्जती होगी, इसलिए से अच्छे से पढ़ना। जो भी है ना, याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान लगा के आपको पढ़ना है। आप ग्रुप में बैठते हो, क्योंकि मैं तो यहां बैठ के पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग वहां क्या कर रहे हो, मोबाइल चालू करके रख दिया है, क्या कि मोबाइल चालू है ना, बस अपने काम में लगे हैं। मोबाइल चालू है, इधर उधर की बातें चल रही हैं, गप्पें चल रही हैं, है ना, यहाँ वहां की बातें हो रही हैं। बोले सर की क्लास तो चल ही रही है, घर वाले तो देख ही रहे कि हाँ पढ़ रहा है हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी ननद, है ना, पढ़ रही है। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों को धन्यवाद। हिंदी जो दोस्तों अभी आपके पास समय है, जो भी आपको मैं पढ़ाता हूं उसको रिपीट करते रहिए। ठीक है, रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, बिल्कुल। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।